500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो मौका आखिर आया जब अयोध्या में रामलला अपने धाम में विराजमान हुए। 23 जनवरी को ही 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में लगी राम भक्तों की एक कतार नई सरकार की पटकथा भी खुद लिख रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो 4 जातियों के लिए काम करते हैं। वो 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। लेकिन ये चारों जातियां मोदी के बारे में क्या सोचती हैं, देश का युवा क्या सोचता है, फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रखता है और देश के राम भक्त मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी 400 सीटें बीजेपी के खाते में लाने जा रहे हैं? और क्या नरेंद्र मोदी 51% वोट शेयर हासिल करने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे इस कार्यक्रम से देश के हर घर को जोड़ा। एक सर्वे के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में हर रोज मंदिर जाने वाले 28% लोगों ने तब बीजेपी को वोट दिया। 2014 में आंकड़ा बढ़ा, हर रोज मंदिर जाने वाले 45% लोगों ने मोदी को वोट दिया और 2019 में आंकड़ा फिर से बढ़ा, 51% हो गया बढ़कर। यानी मोदी और मंदिर का कनेक्शन जबरदस्त है। तो नरेंद्र मोदी कैसे 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, वो पूरा प्लान आज डिकोड करेंगे। तीसरी बार जीत की ओटीपी पा गई बीजेपी, बन गया राम का धाम, हैट्रिक का इंतजाम। 22 जनवरी विहंगम, 400 सीटें हैं कंफर्म। मोदी बढ़ते जाएंगे, विरोधी आपस में टकराएंगे। भक्त लगे हैं कतार में, मोदी फिर सरकार में। नरेंद्र मोदी को हराने का मंसूबा पालने वाले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मोदी के नाम पर एकजुट होने की कोशिशों में लगे 28 दलों के नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए। हम 2024 में मोदी को आने नहीं देंगे, ये सोचने वाले लोगों को भी संभल जाना चाहिए। क्योंकि देश में राम लहर के सामने सारे विरोधी तितर बितर होने वाले हैं। अयोध्या में दिख रहा ये जनसैलाब बता रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है। मोदी के 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए वज्रपात बनने वाला है। जब रामलला के चरणों में प्रधानमंत्री मोदी साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, उसी दिन यह भी साफ हो गया था कि अब मोदी को 400 सीटों से कोई नहीं रोक सकता। यानी अब वो होगा जो 1984 के बाद कभी नहीं हुआ। 1984 में क्या हुआ था, पहले वो जान लीजिए। 1984 में कांग्रेस को 404 सीटें मिली और कांग्रेस को 49.10% वोट शेयर हासिल हुआ। इस चुनाव में सीपीएम को 22 सीटें और 5.87% वोट शेयर मिला, जबकि जनता पार्टी को 10 सीटें और 6.89% वोट शेयर मिला। सीपीआई को 6 सीटें मिली और 2.71% वोट शेयर मिला। बीजेपी को 2 सीटें मिली और 7.74 वोट फीसदी रहा। अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब अपने आप में 2024 की पटकथा लिख रहा है, लेकिन मोदी यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। मोदी ने बता दिया कि यही समय है, सही समय है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं,
कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया, लेकिन 10 दिनों में मोदी 4 राज्यों के 6 मंदिरों तक पहुंचे। मोदी कहां-कहां गए वो भी जान लीजिए। 12 जनवरी पंचवटी में कालाराम मंदिर, 16 जनवरी लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर, 17 जनवरी त्रिशूर में श्री राम स्वामी मंदिर, 20 जनवरी त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, 20 जनवरी रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, 21 जनवरी धनुषकोडी में कोदंड राम स्वामी मंदिर, 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को पूरे देश ने देखा और अब राम भक्तों का ये सैलाब मोदी को तीसरी बार सिंहासन सौंपने जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी पूरे देश को राम मंदिर से जोड़ रहे थे, तो दूसरी ओर आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी ने अक्षत निमंत्रण के जरिए करीब 12 करोड़ लोगों का डेटा भी तैयार कर लिया। देश के 5 लाख गांवों, 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का महाअभियान। राम मंदिर आंदोलन के बाद आरएसएस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान। बजरंग दल के साथ संस्कार भारती, किसान भारती और एबीवीपी की लगाई ड्यूटी। अक्षत निमंत्रण के बाद गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जन जागरण। महिलाओं के समूहों के माध्यम से कलश यात्रा। मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ। भंडारे के आयोजन में भी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक प्रोफार्मा भी भरा। प्रोफार्मा में घर के मुखिया का नाम, उनका पता और फोन नंबर लिखा। इस फीडबैक का बड़ा लाभ भाजपा की लोकसभा चुनाव की रणनीति में मिलेगा। अब बीजेपी कई बड़े कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रही है, जिसमें नव मतदाता अभियान, नमो वॉरियर्स, लखपति दीदी, बस्ती संपर्क, हॉस्टल संवाद, कैंपस संपर्क, किसान संवाद, चाय पर संवाद, घर घर संपर्क, लेखक संपर्क, स्मार्ट महिला सम्मेलन, स्पोर्ट्स महिला समूह जनसंपर्क, एनजीओ संपर्क, सेल्फी विद लाभार्थी। इन तमाम अभियानों की जिम्मेदारी सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं को दी गई। 2024 के लिए यह बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है। बीजेपी सिर्फ राम के सहारे नहीं है, बल्कि आस्था के साथ साथ विकास भी उसकी ताकत है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही निर्देश दिए हैं कि तैयारियों में कोई कमी ना रहे। मोदी ने बीजेपी को मूलमंत्र दिया है, नए वोटर्स पर फोकस, पात्रों को मिले लाभ, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर दें जोर, योजना पहुंची तो वोट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अब 400 सीटों और 51% वोट शेयर का है और इसके लिए अयोध्या सबसे परफेक्ट भी है। अगर बात 51% वोट शेयर की करें तो पहले 2014 और 2019 को भी समझ लीजिए। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 31% रहा। तो 2019 के चुनाव में वोट शेयर बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और 37.7% वोट मिला, जबकि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने 51% वोट शेयर का टारगेट रखा है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो 2024 की प्री पिक्चर की तरह था। परिणाम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 34%। राजस्थान में बीजेपी को 59% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 34%। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 50% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 40%। तो क्या ऐसा हुआ है कि बीजेपी को 50% वोट मिला है? तो उसका जवाब है बिल्कुल, और आंकड़े भी गवाही देते हैं। 2014 में बीजेपी के 136 सांसद ऐसे थे जो 50% से ज्यादा वोटों से जीते, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़ा और 2019 में 224 सांसद ऐसे जीत कर आए जो 50% से ज्यादा वोट पाए थे। पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं और सांसदों को यह भी बता दिया कि 2024 के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात, क्या करें? सकारात्मक नैरेटिव पर चलें, नए प्रयोग कर जनता का भरोसा जीतें। और क्या ना करें? विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव में ना उलझें, चुनौती नहीं है तो निष्क्रिय ना बने। मोदी का फोकस इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी है, इसीलिए पीएम मोदी बहुत जल्द 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ वर्चुअली जुड़कर संवाद करेंगे। 2009, 2014 और 2019 में इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट मिले।
2009 में बीजेपी को 8 करोड़ से कम वोट मिले, जबकि 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वो सिर्फ 4 जातियों को जानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और वो 4 जातियां हैं महिलाएं, किसान, गरीब और युवा। तमाम सर्वे के मुताबिक देश की 60% से ज्यादा महिलाओं का साथ नरेंद्र मोदी को हासिल है, तो 45% किसान नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं, तो 58% गरीब की पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं, जबकि 50% युवा नरेंद्र मोदी को ही भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं। अब ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर युवा इतने जरूरी क्यों हैं। हर साल 2 करोड़ युवा करते हैं 18 की उम्र पार। 2 करोड़ युवा हर साल होते हैं वोट देने के योग्य। 2 लोकसभा चुनावों के बीच 10 करोड़ नए मतदाता तैयार होते हैं। युवा वर्ग ही सोशल मीडिया पर एक्टिव और मुखर है। युवाओं का साथ मिलने से सोशल मीडिया पर माहौल बनाने में आसानी होती है। 2019 में बीजेपी ने युवा वोटर्स को लुभाने के लिए कैंपेन चलाया। युवाओं तक पहुंचने के अभियान के हिस्से के रूप में बीजेपी की युवा मोर्चा टीम मौजूदा वक्त में कॉलेज परिसरों, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदानों और बाकी इलाकों में जाकर युवाओं से संपर्क जुटा रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सिर्फ युवा वोटर्स को लुभाया है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए जबरदस्त काम किया। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन पर जोर, IIT, IIM, एम्स की संख्या बढ़ाई गई, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में ट्रेनिंग। 2014 से पहले देश में सिर्फ 100 स्टार्टअप थे। आज स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 2019 में 41% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसे बढ़ाने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने खास थीम भी रखी है। इफ यू आर 18, व्हाई आर वेटिंग, कम फॉर वोटिंग। एक अनुमान के मुताबिक देश में 18 से 25 एज ग्रुप के 17.5 करोड़ वोटर्स हैं। इन युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर बीजेपी का पूरा फोकस है। अयोध्या के जरिए मिले सनातन पथ और युवाओं पर फोकस करके बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो राम मंदिर अब बन चुका है, अब आगे क्या होगा? इसका जवाब पीएम मोदी ने ही दिया कि यही समय है, सही समय है। यानी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा पूरा होने वाला है। ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2023 को मथुरा गए थे, वहीं से उन्होंने संकेत दिए थे, और अब पूरे देश के सनातनियों की आवाज बुलंद हो रही है कि अयोध्या तो है मनोहारी, लेकिन अब की बारी बांके बिहारी। तो क्या राम के बाद श्याम के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार के पास कोई खास प्लान है? आखिर मोदी का मथुरा प्लान कैसे अखिलेश, लालू और तेजस्वी की नींद उड़ा रहा है? क्या रघुवंश के बाद अब यदुवंश के लिए भी इतना ही भव्य कार्यक्रम होगा? और राम मंदिर की आरती के जयकारों से कैसे कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दों को नई ज्योति मिल रही है, वो आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर निर्माण होने के बाद, मंदिर में दर्शन की शुरुआत होने के बाद विरोधियों को यह लगने लगा है कि अब बीजेपी की तरकश का सबसे बड़ा तीर खत्म हो गया है। लेकिन विरोधी ये नहीं जानते कि उनकी सोच जहां से खत्म होती है, नरेंद्र मोदी की सोच वहां से शुरू हो जाती है। राम के बाद अब श्याम की बारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अयोध्या है मनोहारी, अब की बारी बांके बिहारी। अयोध्या में राम, काशी में बाबा, अब मथुरा में कान्हा। धाम में विराजे राम, अब मथुरा में श्याम। गूंजने लगा राधे राधे, साफ हैं सनातनी इरादे। विरोधी फंसे भंवर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी 3rd टर्म पाएंगे, विरोधी मुंह सिकोड़ रह जाएंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कितना बड़ा होगा, ये किसी बयान से नहीं, किसी खबर से नहीं, किसी ऐलान से नहीं, बल्कि आप सीधे सीधे आरती से समझिए। राम मंदिर में प्रभु राम की उपासना के लिए रामोपासना नाम की पुस्तिका है, जिसमें 2 जयकारे ऐसे हैं जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि बीजेपी का आगे का प्लान क्या है। आपको बताते हैं कि आरती में जो जयकारे लिखे हैं वो क्या क्या है। श्री राम लला सरकार की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भैयन की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय। आखिरी के दोनों नारे यही बता रहे हैं कि अभी मथुरा और काशी बाकी हैं और बीजेपी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जब पीएम मोदी मथुरा गए थे तो उन्होंने इस बात का संदेश भी दे दिया था। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या का विकास हुआ, बल्कि मोदी योगी सरकार ने मथुरा की तस्वीर भी बदली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 4 बार मथुरा पहुंचे। 25 मई 2015 दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान, फरवरी 2019 में अक्षय पात्र वृंदावन, सितंबर 2019 में वेटरनरी विश्वविद्यालय और 23 नवंबर 2023 जन्मभूमि में दर्शन पूजन। अब आपको बताते हैं कि मथुरा की तस्वीर किस तरह से बदली। 16,000 करोड़ का प्रस्ताव, 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए, 6100 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट के लिए, करीब 12.5 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन भी प्रस्तावित। दरअसल विकास के साथ साथ मोदी का सनातन पथ उनको सर्वत्र सफलता दिलाने की गारंटी है। मोदी किस तरह सनातन पथ पर काम कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ, महाकाल महालोक, भगवान केदारनाथ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मथुरा और ब्रज की दिव्यता। 2024 चुनाव के लिए ये बीजेपी की बड़ी मैसेजिंग है। 167 लोकसभा को सीधा संदेश है। यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हिंदू वोटर्स हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मथुरा में पूरा विवाद क्या है। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। 11 एकड़ पर बना है श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, 2.37 एकड़ पर है शाही ईदगाह मस्जिद। 1968 में हुए समझौते को रद्द करने की मांग, मस्जिद हटाकर वो जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर था। औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़वाया। 1669 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। 1770 में गोवर्धन में मुगलों मराठाओं में जंग हुई। मराठाओं की जीत के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। विवादित भूमि वाराणसी के राजा कृष्णदास को दे दी गई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि अधिग्रहित की। 12 अक्टूबर 1968 को मंदिर मस्जिद पर एक समझौता हुआ। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट में यह समझौता हुआ। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर मस्जिद रहने का समझौता। अब इस पूरे विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाया, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष कहता है कि ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि हिंदू प्रतीकों, मंदिर खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट की आपत्ति नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो।
एक तरफ बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो दूसरी ओर मथुरा प्लान को एक्टिव करके लालू और अखिलेश के कोर वोट यानी यादव में सेंधमारी करने की भी तैयारी कर ली है और इसे बीजेपी का गेम चेंजर माना जा रहा है। यूपी में करीब 11% यादव वोटर्स हैं। यूपी में 52%, ओबीसी में 20% हिस्सा यादवों का है। यूपी में 5 बार यादव समाज से मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव की ससुराल भी यूपी के सुल्तानपुर में है। यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में यादवों का दबदबा है। करीब 90% यादव वोटर्स अभी सपा के साथ हैं। जब बीजेपी ने मथुरा की रणनीति पर काम करना शुरू किया और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए ये झटका तो था ही, और अब ये भी तय है कि बीजेपी अपनी इस रणनीति पर तेजी के साथ काम करेगी। यानी राम के बाद श्याम भी बीजेपी के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये सूचना जारी है, एक अकेला सब पर भारी है, लहर बड़ी करारी है, मोदी सब पर भारी है। ये वो नारे हैं जो इन दिनों देश की गली गली में गूंज रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब विजय रथ को रोकना किसी के बस की बात नहीं। 28 दलों ने एक मंच बनाया, नाम रखा इंडिया अलायंस। खूब बैठकें हुई, लेकिन चेहरा तय होने से पहले ही अलायंस में टूट हो गई। अखिलेश पहले से नाराज थे, ममता अलग हो गई और भगवंत मान भड़क गए। इतना बिखरा हुआ विपक्ष कैसे मोदी का मुकाबला करेगा? क्या इस गठबंधन का बिखराव बीजेपी के लिए ताकत बनेगा और 400 सीटों वाला प्लान कामयाब हो जाएगा? तो इस अलायंस में क्या कुछ चल रहा है, बताते हैं आपको। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को लगता था कि इंडिया अलायंस के जरिए वो मोदी के विजय रथ को 2024 में तो रोक ही देंगे, लेकिन 4 बैठकों और एक वर्चुअल मीटिंग के बाद भी ये गठबंधन अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। यहाँ जितने दल हैं उतने ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे। अब इतने दावेदार हैं तो एक मत हो पाना भी बेहद मुश्किल है। दूसरा, इन दलों में अलग अलग राज्यों में भी लड़ाई है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां देखिए वहां सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग है। अब तो ममता बनर्जी ने इस गठबंधन से खुद को अलग ही कर लिया है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ जाने में कतराने लगी है। दरअसल इस अलायंस में जितने नेता हैं वो क्षेत्रीय छत्रप हैं और जातियों के सहारे हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव वोट का भरोसा है। लालू प्रसाद और नीतीश को मुस्लिम, कुर्मी, कुशवाहा और यादव का, तो मायावती को मुस्लिम और दलित का और जयंत चौधरी को मुस्लिम और जाट का। 2024 के चुनाव में जिस राज्य पर सबसे ज्यादा नजर है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में ही है अयोध्या और अयोध्या में राम मंदिर, यानी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट गिविंग सेंटर भी यूपी है। बात अगर 2019 की करें तो 2019 में बीजेपी को 65 सीटें मिली, जबकि 49.56% वोट शेयर मिला। कांग्रेस को 1 सीट मिली और 6.31% वोट शेयर मिला। सपा बसपा 2019 में मिलकर लड़ी, बसपा को 10 सीटें मिली और 19.26% वोट शेयर मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और 17.96% वोट शेयर मिला। बीजेपी यूपी में 2019 में जो सीटें नहीं जीत सकी थी, उनको भी जीतने के लिए बीजेपी अलग से प्लानिंग कर रही है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की थीम पर काम करते हैं और यही उनका मूल मंत्र है। वो सबको सम्मान देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी की इसी सोच को दिखाता है। मोदी दलीय बंधनों से ऊपर उठकर सम्मान देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण, एन.सी. देव वर्मा को पद्म विभूषण। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे और पिछड़ों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता रहे। उनको सम्मान देकर बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने का मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया है। आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का।
आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बढ़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। एक तरफ बीजेपी है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, उन्हें मान और सम्मान देती है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जहां ज्यादातर दल परिवार संचालित हैं। अगर परिवार संचालित दलों की बात करें तो कांग्रेस, एनसी, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल। दरअसल मोदी को हराने की बेताबी इतनी ज्यादा है कि अलग अलग राज्यों में कई छोटे दलों को साथ तो ले लिया गया, लेकिन अब उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा। इस अलायंस में किस राज्य में कितने दल हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल इंडिया अलायंस में 28 दल हैं, जिनमें से 25 पार्टियां 7 राज्यों में सीमित हैं। जम्मू कश्मीर से 2 दल, एनसी और पीडीपी, केरल से 3, आईयूएमएल और केरला कांग्रेस एम, जबकि तमिलनाडु से 5 दल, डीएमके, एमडीएमके, बीसीके, केडीएमके, एमएमके, महाराष्ट्र से 4 दल, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, एसएसएस, पीडब्ल्यूपीआई, बिहार से 2 दल, जेडीयू और आरजेडी, उत्तर प्रदेश से 3 दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कमेरावादी, पश्चिम बंगाल से 6 दल, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एआईएफपी, आरएसपी, सीपीआईएमएल। हालांकि ममता बनर्जी जरूर इस गठबंधन से खुद को अलग कर चुकी है। नरेंद्र मोदी का हर कदम इंडिया अलायंस को खत्म करता जा रहा है, लगातार टूट हो रही है। ऐसे में यह भी तय है कि जनता का विश्वास मोदी के साथ है, तो दूसरी तरफ इतना बिखराव है कि 2024 में कैसे ये 28 दल एक नेता को चुन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।